चलो लेट अस स्टार्ट विद न्यू ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट आया ना। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग आरएमएम थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, पहला करेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, auditor can easily identify all mistakes or manipulation that may exist in accounts through routine checking process। ठीक है, मैं अपने आप पे भी हंसता हूँ कभी कभी, अरे हाँ ना। तो इनकरेक्ट भाई। ठीक है, सर्टन अदर प्रोसीजर भी उसको यूज करना है, लाइक ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रूटीन चेकिंग से हो जाएगा सब? अरे नहीं ना। ठीक, फिर XYZ एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स while evaluating operating effectiveness of internal control detect deviation from control। ये LDR क्वेश्चन है भाई। In such a situation state specific inquiries to be made by auditor to understand these matters and possible consequences। ठीक है, LDR बोला तो कैसा आँख खुल जाता है ना तुम्हारा। अच्छा, तो evaluating operative effectiveness। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट है। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हैव बीन परफॉर्म एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल और पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल और पोटेंशियल क्या था? रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। क्या क्या? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल और पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल और पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। तो ये स्पेसिफिक इंक्वायरीज करना है। ठीक है, फिर ये एक पॉइंट मस्त लिखा है लोग ने, अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय ऑडिटर्स प्रोसीजर इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। मतलब अगर कोई ऑडिटर ने मिसस्टेटमेंट ढूंढा ना, तो भाई तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल में ना कुछ तो डेफिशिएंसी है। तो इसका ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर। अरे हाँ है ना। तो द मिसस्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय ऑडिटर is a strong indicator that there is significant deficiency and internal control। तो क्या लिखोगे इसमें? स्पेसिफिक इंक्वायरीज में क्या क्या लिखोगे? TOC, एडिशनल TOC और पॉसिबल RMM। ठीक है, सॉरी पोटेंशियल RMM। क्या है? पोटेंशियल RMM। फिर करेक्ट इनकरेक्ट। जजमेंटल मैटर्स आर ट्रांजेक्शन दैट आर अनयूजुअल ड्यू टू आइदर साइज और नेचर। नहीं, ये तो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है ना। जजमेंटल क्या होता है? जजमेंटल जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट हो गया, वो क्या है? जजमेंटल है। अरे हाँ है ना। इसमें क्या रहता है? सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। क्या रहता है? सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन आर सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेन। तो तुम क्या लिखोगे? नहीं, ये तो जजमेंटल है। अरे हाँ ना। चलो, मैं तो अगर क्वेश्चन पेपर निकाल, राइट डाउन एनी 8 ऐसे विच यू नो। ठीक है, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं ना। डिस्कस विथ रेफरेंस टू ऐसे 330 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है LDR। इधर सबका डांडिया गोल होता है, पता नहीं। इतना इजी क्वेश्चन है ना, तुम पढ़ोगे तो देखना, बोलोगे बहुत इजी। सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू बी परफॉर्म टू असेस RMM। देख, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उसका मतलब उसके लिए तो बहुत इजी। ठीक है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू बी परफॉर्म डे असेस RMM। तो पहला क्या है? देख, अभी जब भी अपन SAP करेंगे तो उसमें क्या रहेगा? अपना जजमेंट रहेगा और इंटरनल कंट्रोल का रिस्क रहेगा। क्या? इंटरनल कंट्रोल का रिस्क रहेगा। इंटरनल कंट्रोल का इनहेरेंट लिमिटेशन रहेगा। क्या रहेगा? इनहेरेंट लिमिट क्या रहेगा? एक तो अपना जजमेंट का रिस्क रहेगा और क्या रहेगा? इनहेरेंट लिमिटेशन। क्या रहेगा? अभी तुम ओनली SAP करोगे तो क्या लगता है तुम ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लो लेवल पे ला पाओगे? नहीं, तो तुमको दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। किसका? SAP का और TOD का। किसका? SAP का और TOD। दूसरे पार्ट में वही लिखा देखो, ओनली SAP ऑडिट रिस्क लो लेवल पे लाएगा क्या? नहीं, तो तुमको दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, SAP और TOD का। फिर तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए किधर देखो, ऐसे 520 अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए। फिर नेचर ऑफ रिस्क एंड असर्शन इज रेलेवेंट टू TOD। मतलब
टीओडी के लिए कौन सा, नेचर ऑफ रिस्क देख लो और असर्शन लेवल। असर्शन मतलब क्या, रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ रिस्क और असर्शन देख लो टीओडी के लिए। फिर टीओडी के लिए और एक चीज क्या देख लो, क्या, टर्म्स ऑफ सैंपल साइज देख लो। क्या देख लो, टर्म्स ऑफ सैंपल साइज देख लो। और लास्ट में अभी इंटरनल कंट्रोल से अपन ने चालू किया था, पता है, एक तो अपना जजमेंट के ऊपर है और इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल अगर बराबर नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री, तो अपने को एसएपी बढ़ाना पड़ेगा। अरे है कि नहीं, एकदम सिंपल। देखो पहले क्या लिखने का एसएपी में, किधर लिखूं मैं, इधर। पहले तो अपना जजमेंट पहले तो अपना जजमेंट इन्वॉल्व है। क्या, जजमेंट इन्वॉल्व है। और दूसरा क्या, इंटरनल कंट्रोल, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर अपन क्या लिखेंगे, खाली सब्सटेंटिव प्रोसीजर से अपने को ऑडिट रिस्क लो लेवल पे नहीं आएगा, तो अपने को दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। किसका, एसएपी का और टीओडी का। अभी टीओडी को अगर तुम पकड़ लोगे तो चलेगा। टीओडी के केस में अपने को दो चीज देखना है। क्या, दो चीज, एक तो नेचर ऑफ रिस्क और असर्शन, और दूसरा क्या देखने का है, एक लास्ट पॉइंट देखो अपने ने पढ़ा था नहीं वाला, दूसरा क्या देखने का है तुमको, सैंपल साइज। क्या देखने का है, सैंपल साइज। फिर लार्ज वॉल्यूम के लिए ऐसे 520 रेफर करो। और इनहेरेंट कंट्रोल अगर अनसेटिस्फैक्ट्री है, क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री, तो एसएपी को बढ़ाओ, तो एसएपी को क्या करो, इंक्रीज करो। तो 6 पॉइंट क्या है, पहला क्या, जो एसएपी है उसमें क्या इन्वॉल्व है, अपना जजमेंट और इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इतना लिखा। फिर बाद में खाली सब एसएपी से आएगा क्या, ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लो, नहीं, कॉम्बिनेशन यूज करो एसएपी और टीओडी का। फिर एक घुसाई दो इधर, लार्ज वॉल्यूम के लिए ऐसे 520 यूज करो। फिर टीओडी के लिए दो चीज देख लो, नेचर ऑफ रिस्क देख लो, नेचर ऑफ रिस्क देख लो और असर्शन देख लो। और एक लास्ट पॉइंट बड़ा, सैंपल साइज देख लो। क्या देख लो, सैंपल साइज। और इनहेरेंट कंट्रोल का रिजल्ट अगर इंटरनल कंट्रोल, सॉरी इंहेरेंट कंट्रोल बोल रहा हूँ मैं कब से, इंटरनल कंट्रोल का अगर इंटरनल कंट्रोल अनसेटिस्फैक्ट्री तो एसएपी बढ़ा दो। अरे हाँ, बहुत अच्छा आंसर था ये, मैंने जान मुझ के टाइम डाला है, क्योंकि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को पता नहीं हार्ड क्यों लगता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो परफेक्ट जाएगा। इधर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने बैठा हो क्या, नहीं, मैं आपको इधर क्वेश्चन आंसर। कोई सोच रहा है इतने कम टाइम में हो रहा है सर कुछ कारण, भाई ये रिवीजन है, क्वेश्चन डिस्कशन है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट और बाकी सब सीखना है तो क्लासेस ज्वाइन करो, फिर अरे आओ कभी हवेली पे। चल नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फॉर एन ऑडिटर आरएपी प्रोवाइड्स एसएई टू बेस द ऑडिट ओपिनियन। अरे सिर्फ आरएपी करके ऑडिट ओपिनियन मिलेगा नहीं। आरएपी क्या है, बेसिस प्रोवाइड करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसमेंट ऑफ आरएमएम। क्या बेसिस प्रोवाइड करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ आरएमएम के लिए। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट may be greater for significant judgmental matters that require development of accounting estimate। क्या क्या, RMM may be greater for significant judgmental matters, judgmental matters ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, require development of, बड़े बड़े देखो एस्टिमेट जितना बड़ा हो उतना जजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जैसे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है सब पे। फिर रिक्वायर्ड जजमेंट में भी सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब किधर किधर अपने को पता है फेयर वैल्यू निकालना रहता है, फेयर वैल्यू, तो वो डिटरमाइन करना क्या है, कॉम्प्लेक्स है या सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो करेक्ट है। एक तो पहला क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, इसमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जैसे इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन का आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, सब्जेक्टिव या कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, जैसे कि फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना। व्हाट आर द फैक्टर्स, ये फैक्टर्स वाले क्वेश्चन दिखे ना, उसको गपचुप में एलडीआर मार्क कर देना। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर व्हाइल मेकिंग कंट्रोल रिस्क असेसमेंट। ठीक है, तो कंट्रोल रिस्क असेसमेंट के टाइम क्या फैक्टर्स ध्यान में रखेगा, तो पहले तो इस पर रिलाई करने के नहीं वो देखेगा। अभी तीन चीज क्या देखने का, कंट्रोल एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस ओवर इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, जैसे कि उसका इंटरनल कंट्रोल पीडीसी करता है क्या, प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट करता है कि नहीं। फिर
रिलेटेड आईटी प्रोसेसेस देखने का, क्या रिलेटेड आईटी प्रोसेसेस, और आवर टेस्टिंग अप्रोच, क्या आवर टेस्टिंग अप्रोच ओवर सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है ये स्क्वाड्स मतलब, एंड डिस्क्लोजर प्रोसेस, क्या डिस्क्लोजर प्रोसेस क्या करने का, सीआईडी करने का, क्या सीआईडी, एक तो कंट्रोल एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस देखने का, फिर रिलेटेड आईटी प्रोसेस देखने का, और डिस्क्लोजर प्रोसेस या स्क्वाड्स जो याद आता है, इसलिए मैंने दोनों लिखा है, ठीक है। तो क्या है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर वाइल मेकिंग कंट्रोल रिस्क असेसमेंट। तो क्या है भाई, पहले तो कंट्रोल एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस देख लेने का, फिर आई से आईटी रिलेटेड देखने का, और डी से क्या देखेंगे, डिस्क्लोजर प्रोसेस या स्क्वाड्स, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर ये तो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है देखने का, मिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ फ्रॉड, नहीं, आइदर ड्यू टू फ्रॉड या एरर, फ्रॉड इंटेंशनल है, एरर अनइंटेंशनल, वेरी गुड, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। फिर असर्शन रेफर टू रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ऑडिटर, अरे बोल के रखा, असर्शन मतलब रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय मैनेजमेंट, एक बार मस्त से पढ़ो डेफिनेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, ठीक है, that are embodied in financial statement as used by auditor to consider different type of potential misstatement that may occur, ठीक है। तो assertion रिप्रेजेंटेशन रहता है मैनेजमेंट का, फिर वो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एम्बॉयड करते हैं और ऑडिटर यूज करता है, क्यों भाई, मतलब टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट डेट में आकर उसके वजह से, ठीक है। ये याद कराओ क्या मैं, जरूरत है नहीं, तुम लोग याद कर लेना, ठीक। रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मैनेजमेंट कैसा हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लिसिट या अदरवाइज डेट आर एम्बॉयडेड इन एफएस, ठीक है। तो कौन यूज करेगा अभी, एज यूज बाय ऑडिटर टू कंसिडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट डेट में आकर, ठीक है। इतना लिखना है एटलीस्ट, रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मैनेजमेंट, ठीक है। In case of certain subject matter, limitations on auditor's ability to detect material misstatement are particularly significant. Explain such assertion or subject matters. मेरे को लग रहा है ये चैप्टर का नहीं है, चलो करा देता हूँ। क्या एक्सप्लेन करना है, असर्शन या सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या किसके वजह से हो सकता है, फ्रॉड की वजह से हो सकता है, रिलेटेड पार्टी की वजह से हो सकता है, लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं कर रहे, और क्या गोइंग कंसर्न अगर अफेक्ट हो रहा है तो, ठीक है। फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन और गोइंग कंसर्न अफेक्ट। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑडिटर ऑफ सनशाइन लिमिटेड इज ऑफ व्यू ड्यू टू greater management intervention to specific accounting treatment. RMM is greater for non-routine transaction, ठीक है। is the view of auditor correct? Specify the other matters due to which RMM is greater for significant non-routine transaction. इसमें non-routine transaction क्या है वो तो बताना है, और अपने को और भी क्या बताना है, other matters, क्या बताना है, other matters due to which RMM is greater for non-significant। तो अपन ने बहुत बार पढ़ा, देखो सिग्निफिकेंट रिस्क ना दो चीज से आ सकता है, एक तो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन की वजह से, एक तो जजमेंटल मैटर्स की वजह से, ठीक है। फिर नॉन रूटीन क्या होता है, अनयूजुअल ड्यू टू साइज और ये होता है, और जजमेंट में क्या जैसे एस्टिमेट निकालना हो तो मटेरियल अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहता है उसमें, ठीक है। ये वर्ड्स पे ध्यान रखना भाई, ये साइज और नेचर की वजह से, वो मटेरियल अनसर्टेनिटी की। अभी इसमें अदर मैटर्स क्या क्या है, तो एक तो मैनेजमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन। फिर मैनुअल इंटरवेंशन ऑफ डेटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी गड़बड़ होने का चांस है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स है। फिर नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, क्या नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, अभी ध्यान दो, ग्रेटर कॉम्प्लेक्स नेचर, बताओ ग्रेटर कॉम्प्लेक्स नेचर, ठीक है, ग्रेटर कॉम्प्लेक्स नेचर। तो मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी मैनेजमेंट इंटरवेंशन ज़्यादा है, मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, और नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, क्या नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। वापस से ग्रेटर कॉम्प्लेक्स नेचर क्या है, ग्रेटर कॉम्प्लेक्स नेचर। तो ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन, ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन, ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन। फिर
बाद में क्या है कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, और फिर लास्ट में क्या आएगा नेचर, क्या नेचर ऑफ नॉन रूटीन। तुमको समझ आया कि नहीं कुछ? जिसको कुछ नहीं समझ आए भाई यही पढ़ के जा शांति से, जो एलडीआर कर रहा हो सुन के जा, 2-3 बार लेक्चर हो जाएगा, जा या जा जो भी है जेंडर, ठीक है। फिर परवेसिव इज अ टर्म यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, ठीक है, टू डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिस स्टेटमेंट और पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट इफ एनी दैट आर डिटेक्टेड। अरे इधर ही मार का, डेट आर अनडिटेक्टेड ना भाई। अच्छा, फिर बाद में क्वेश्चन क्या है, ये रेडीमेड गारमेंट का है, बहुत सारा इसने दुकान खोला, मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया CAR को फॉर रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एज दे फील दैट देयर आर लैप्सेस इन कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी। व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड व्हाट विल ऑडिटर इवेलुएट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द कंट्रोल एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग। चलो पहला तो क्या है उसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, और दूसरा ऑडिटर को क्या मतलब ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करेगा। 2 क्वेश्चन है, पहले तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में आता क्या है और दूसरा क्या अंडरस्टैंडिंग कैसे करेगा ऑडिटर इसका। तो क्या आएगा कंट्रोल एनवायरनमेंट में, तो इसमें अपने पॉलिसी प्रोसीजर PP बोलते हैं ना अपन, अपने पॉलिसी प्रोसीजर जो है ना उसके बारे में पढ़। हम क्या कर रहे हैं भाई, फ्रॉड या एरर डिटेक्ट करने के लिए अपनी जिम्मेवारी है कि नहीं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ऑडिटर का कि मैनेजमेंट का। कमेंट बॉक्स में लिखो। गवर्नमेंट्स कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या रहेगा, TCWG और मैनेजमेंट का फंक्शन, फिर उनका एटीट्यूड अवेयरनेस एंड एक्शन क्या है, ठीक है। कोई गलती कर रहे हैं तो वो लोग सजा दे रहे हैं कि नहीं, कोई लेट आ रहे समझो तो हाफ डे काट रहे हैं कि नहीं, चलो तुम्हारा कटता है कि नहीं, फिर 3 लेट मार्क्स चलता है ना, ऐसा कुछ रहता है। फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स अ टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसा काटा है तो दूसरी बार क्या तुम लोग टाइम पे आओगे, पर अपन तो क्या है बेस खराब। बट समझा तुमको, पहले तो TCWG और मैनेजमेंट क्या फंक्शन डाल रहा है, उनका एटीट्यूड अवेयरनेस और एक्शन कैसा है, तीनों यही से एटीट्यूड अवेयरनेस एक्शन, क्या एटीट्यूड अवेयरनेस एक्शन, एटीट्यूड अवेयरनेस एक्शन, एटीट्यूड अवेयरनेस एक्शन। और कंट्रोल एनवायरनमेंट का टोन वो लोग ने कैसा सेट किया वापस, उसका फंक्शन कैसे है, TCWG और मैनेजमेंट का, उनका एटीट्यूड अवेयरनेस एक्शन कैसे है और सेट ऑफ टोन कैसा डालो। अरे हाँ, फिर दूसरा ऑडिटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा, तो ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, कि मैनेजमेंट ने कैसे क्रिएट और मेंटेन किया कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। अरे हाँ है ना, ऑनेस्टी होता है तुम लोग में। फिर स्ट्रेंथ्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट collectively provide an appropriate foundation for other components of तो स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट है। तो पहला क्या है, मैनेजमेंट ने कल्चर ऑफ ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर कैसे डाला है, और स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, क्या स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, और मैनेजमेंट ने क्या डाला है, कल्चर ऑफ ऑनेस्टी कैसे डाला और एथिकल बिहेवियर कैसा डाला। ठीक, तो इंक्लूड क्या क्या है, फंक्शन, एटीट्यूड अवेयरनेस एक्शन उनका, और सेट ऑफ टर्म। और अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे अपन, कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर से, और स्ट्रेंथ्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट देख के। तुमको समझ है इसमें क्या है, बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी। इंटरनल इसमें ना पहला बोला कि इंटरनल कंट्रोल क्या है, वापस 2 क्वेश्चन, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो भाई ये तो बच्चा जानता है, मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, डीम है कि नहीं, अरे हाँ ना, सबको आता है कि नहीं, डीम, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। द प्रोसेस डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय TCWG एंड मैनेजमेंट, ठीक है, एंड अदर पर्सनल टू प्रोवाइड, किसके लिए, टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस कि एंटिटी ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है। वापस क्या भाई नहीं आता है तो अभी सुन लो, इंटरनल कंट्रोल क्या है, डीम का फुल फॉर्म क्या है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो डीम है रीजनेबल अश्योरेंस लेने के लिए, और एंटिटी ने अपना ऑब्जेक्टिव सही से अचीव किया है। फिर अंडरस्टैंडिंग का बेनिफिट क्या मिलेगा, तो
टाइप्स होता है इक्वेशन, फैक्टर्स होता है और एंटी इक्वेशन होता है, ठीक है, मजा करो। आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, फैक्टर्स दैट अफेक्ट आरएमएम और एंटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या होगा अंडरस्टैंडिंग का, तो टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट मिलेगा, फैक्टर्स मिलेगा आरएमएम के लिए और एंटी फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। पहले मिला टाइप्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फैक्टर्स हो गया दैट अफेक्ट आरएमएम, और फिर अपन क्या करेंगे एनटी डिसाइड कर लेंगे कि एफएफटी कैसे करना। तो टाइप्स, फैक्टर्स और एनटी। तो इधर अपना 315 भी होता है खत्म। मजा आ रहा है कि नहीं तुमको? एग्जाम के लास्ट डे पे भी तुम ये सुन के जा सकते हो, इतना पावरफुल लेक्चर है। 2-3 बार बस सुन लो, तुम्हारा एसेस फटाक से हो जाएगा। अरे हाँ ना, एग्जाम के सुबह वाले दिन में किया ना तुम लोग ने, बहुत इफेक्टिव जाएगा। पूरा लेक्चर्स में बोल रहा हूँ, एग्जाम के पहले भी ना दो बार तुम सुन सकते हो लेक्चर्स, ठीक है, 1.5 दिन में, ठीक है। तो 2-3 बार सुन के ना हो जाएगा, याद रह जाएगा, बोल बोल के रिपीट कर। अभी भी लेट नहीं है, ठीक है, ओके। तो पढ़ते रहो तुम लोग अच्छे से।